मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिंस। क्या हो गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था सर। मॉर्निंग हमने क्लास लिया है इसी आईडी पे। चलो, रंजीत इज देयर, नतीश आ गया, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कोई और क्लास ले रहे थे क्या? नहीं, मॉर्निंग में था, सेमेस्टर 4 वाले का था। अभी बहुत देर से ट्राई करने पे लिखा रहा था अनदर मीटिंग प्रोग्रेस। मैं कनेक्ट हो गया था पहले, तो नया आईडी क्रिएट कर देता है वो। अच्छा। मैं हेलो, हाँ यस सर। सर। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। गुड मॉर्निंग नीतीश, कैसे हो? ठीक है सर। चलो गुड, अभी शुरू करते हैं हम लोग। बहुत देर लगा देते हैं सर। एक्चुअली वो नया आईडी क्रिएट कर देता है ये करने से। सर आज कौन सा चैप्टर होगा? हाँ, उसी को करेंगे आगे जहाँ हम अटके थे यही कल। होगा सर, आधा छूटा हुआ था। यस। तो यहाँ थे हम लोग कल, ठीक है। स्टेप्स इन इधर टेस्टिंग। पे थे सर। ओके, स्टेट्स। ओके, पंकज, शुभम, ठीक। अभी स्टेप्स करेंगे हम लोग एंड प्रे टू गॉड की हाँ। ये प्रॉब्लम ना आए नेटवर्क का। तो एरर दो तरह के होंगे, गलतियां होती है जब भी कैलकुलेशन करोगे तो देयर विल बी मिस्टेक। तो गलती जो होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दो तरह की गलती होती है। एक कहते हैं टाइप 1 एरर, दूसरे को कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर का क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ यस सर। सर। ओके, टाइप 1 एरर अकर्स इफ वन रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। मतलब पहला हाइपोथेसिस जो सही है उसके बावजूद भी हम उसको नकार देते हैं, तो उसको कहेंगे हम टाइप 1 एरर। सही है, लेकिन सही है तो मानना चाहिए। अगर हम इसको नहीं मान रहे, नकार रहे हैं, तो हम ये गलती कहलाएगी टाइप 1 एरर। ओके। एंड टाइप 2 एरर होता है, ये है अकर्स इफ वन डजंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। दूसरा क्या है कि हम जानते हैं कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसके बावजूद भी हम उसको नकार नहीं रहे। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं हम? पहली गलती ये है कि टाइप 1 एरर ये है कि हम सही है, नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर दें। और दूसरी गलती टाइप 2 एरर ये होता है कि नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम गलत को भी सही मान रहे हैं। तो ये कहलाएगा टाइप 2 एरर। ये आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपके एमए के एग्जाम के लिए भी है और आपके नेट के एग्जाम के लिए भी। एकदम रट लो इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें इसमें तय करना होता है। क्या सिग्निफिकेंस का लेवल क्या होगा ये हम पहले ही तय कर लेते हैं। किस रेंज में आने से हम उसको रिजेक्ट करेंगे और किस रेंज में रहने से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखो क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। मतलब टाइप 1 एरर कमिट करने की कितनी संभावना है उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। मतलब कितनी संभावना है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है फिर भी हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको कहेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड दिस प्रोबेबिलिटी, ये जो संभाव्यता है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम सिंबल देते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ग्रीक लेटर अल्फा कहते हैं, टाइप 1 एरर को कहते हैं अल्फा, दैट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। लिखेंगे पी मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभाव्यता। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, इसको बीटा से डिनोट करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज बीटा। अब क्या करेंगे, जनरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये होता है 0.10,
0.05 एंड 0.01, इसी 2-3 तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं कि मतलब गलती हम कम से कम करते हैं ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कि 10% 50% गलती ही कर देंगे। टिपिकल सिग्निफिकेंस लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं 0.10, 0.05 एंड 0.01 rather। अब एग्जाम्पल देखो, अब क्या कहता है, ये बताता क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 0.10, मतलब क्या, अगर सिग्निफिकेंस लेवल जो है अल्फा इज इक्वल टू 0.10, मतलब टाइप 1 एरर की गलती करने के चांसेस 10%। 10% चांस है कि मैं गलती करूंगा। क्या गलती करूंगा? टाइप 1 एरर को रिजेक्ट करूंगा। तो 0.10 मीन 10% चांसेस ऑफ क्लियरिंग द नल हाइपोथेसिस, चांस ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस सही है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आता है देखो, टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, देन सिग्निफिकेंस लेवल हो गया। अब आएगा आपका दैट इज क्रिटिकल वैल्यूज। सीवी क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल वैल्यूज? पीपीटी मैंने पूरा का पूरा 64-65 ही भेज दिया, मैंने डाउनलोड किया, ये मैंने तैयार नहीं किया है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ सो दैट ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे के काम को अपना बोल दे, लेकिन बढ़िया पीपीटी लगा, एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्टेप्स इन हाइपोथेसिस में फर्दर आता है, हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना होता है। क्रिटिकल वैल्यू कहता क्या है? इट सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द नॉन क्रिटिकल रीजन। आगे हम बताएंगे क्रिटिकल रीजन क्या है, नॉन क्रिटिकल रीजन क्या है, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू क्या करता है ये बताता है। आपको अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप बोलिएगा इट सेपरेट्स क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द नॉन क्रिटिकल रीजन। क्रांतिक क्षेत्र से नॉन क्रांतिक क्षेत्र को के बीच का जो ये है उसको अलग करता है। क्रिटिकल वैल्यूज, ध्यान से नोट कर लो, क्रिटिकल वैल्यूज सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम नॉन क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को नॉन क्रिटिकल रीजन से सेपरेट करता है और उसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू या वैल्यूज, और उसको सिंबल में लिखते हैं CV। कैसे लिखते हैं? C.V। C इज क्रिटिकल, V इज वैल्यू। अब आता है कि क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। मतलब क्या? द क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन का दूसरा नाम रिजेक्शन रीजन भी है, ये नोट कर लो। अगेन ऑब्जेक्टिव इज द रेंज। ये क्या है? ये रेंज है, एक परिसर, एक दायरा ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट वैल्यू के जो डिफरेंट टेस्ट वैल्यूज आ रहे हैं उसके रेंज का उसका एक दायरा है। वो बताता है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, एंड दैट नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। मतलब क्या कि जो ये बताता है क्रिटिकल रीजन एक रिजेक्शन रीजन है जो ये बताता है कि यहाँ नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन इज द रेंज ऑफ वैल्यूज। वैल्यू का एक दायरा है जो टेस्ट वैल्यू से हमें मिलता है, और वो बताता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर है और हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। वैसा जो है वो क्रिटिकल रीजन, वैसा रीजन जो है क्रिटिकल रीजन कहलाएगा। आगे ग्राफ में दिखाया भी गया है, डोंट वरी। नाउ आता है नॉन क्रिटिकल रीजन। नॉन क्रिटिकल रीजन इज द रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन, इसका नाम नॉन क्रिटिकल रीजन को नॉन रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। द नॉन क्रिटिकल रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन इज द रेंज ऑफ वैल्यूज अगेन of the test value that indicates the difference was probably due to chance। जो अंतर था वो just एक chance था, and that the null hypothesis should not be rejected। non critical region कहता है कि null hypothesis reject नहीं होना चाहिए। non critical region, critical region का definition clear हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन आता है वन टेल्ड टाइप हाइपोथेसिस। आगे हमने बताया 2-3 कंडीशंस बताया था, वन टेल्ड, टू टेल्ड, लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड, ठीक है। तो वन टेल्ड में हो जो हाइपोथेसिस होगा वो या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, राइट टेल्ड होगा। तो इट इंडिकेट्स दैट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड व्हेन द टेस्ट वैल्यू इज इन द क्रिटिकल रीजन और वन साइड ऑफ द मीन। जो मीन वैल्यू निकलता है इसे, मीन वैल्यू के एक साइड में है वन टेल्ड टेस्ट और लेफ्ट और राइट टेस्ट इंडिकेट्स नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। अगर कब रिजेक्ट होना चाहिए? जब टेस्ट वैल्यू इन द क्रिटिकल रीजन ऑन द वन साइड ऑफ द मीन, मीन सेंटर में रहेगा
उसके एक साइड में अगर नल हाइपोथेसिस आता है तो वो जो वैल्यूज आता है तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। तो वन टेल्ड कहेंगे, एक पूंछ, एक तरफ की पूंछ बन जाती है। आगे कैसे बनती है ये भी दिया हुआ है, डोंट वरी। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू वन टेल टेस्ट, फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ फॉर अल्फा। ये सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है, मतलब कि क्या चांस है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए। ये अगर 0.01 है तो 0.01 आपका ये रेंज है। देखो ये रेंज जो है, ये रेंज दिखाई दे रहा है। यस सर। ये वाला जो एरिया है इसमें हम क्रिटिकल, इसमें हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये सारा जो एरिया है 9.99 और इसको जोड़ के 100% बन जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल रीजन है और ये नॉन क्रिटिकल रीजन हो गया, ठीक है। ये सॉरी, ये क्रिटिकल रीजन है जहां नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए, और नॉन क्रिटिकल रीजन होता है जहां नल हाइपोथेसिस नहीं रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा मीन है, मीन लाइन है। बात समझ में आ गई? ओके। यस सर। तो ये क्या है कि एक बाकी एरिया जो है नॉन क्रिटिकल रीजन है और केवल इतना क्रिटिकल रीजन है, इतना ही रिजेक्ट होना चाहिए। देखो ये मीन के एक साइड में है तो ये हो गया राइट टेल, ठीक है। मीन ये लाइन है और इसके में क्रिटिकल रीजन क्या है, राइट साइड में है, और लेफ्ट में कुछ नहीं है। लेफ्ट वाला पूरा एरिया नॉन क्रिटिकल रीजन अगर आता है तो ये कहलाएगा, मीन से राइट साइड है इसलिए राइट टेल्ड टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। ओके, सेम इज द केस विद लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होता है, फॉर लेफ्ट व्हेन सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.01, critical value will be 0.223 and critical region will be to the left of 0.23 region। ये फॉर्मूला है, आगे आगे बताएंगे, अभी इसको ज्यादा टेस्ट मत लो। अब लेट अस गो फॉर टू टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल राइट टेल समझ में आ गया आपको? अगर देखो, अगर ये लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, अगर ये लेफ्ट टेल्ड होता है तो इधर वाला इसको, ये जो लाइन होती है वो इधर रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? मैं जो कर्सर को देखो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है क्या सर? ये हाँ कॉम्बिनेशन टू टेल्ड में होगा। अभी हम एक वन टेल, लेफ्ट टेल एंड राइट टेल पढ़ रहे हैं, मतलब कि राइट टेल रहेगा तो इस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा उस साइड रहेगा। ओके हाँ, तो ये हो गया। अब टू टेल टेस्ट देखते हैं। टू टेल टेस्ट में देखो, आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो दोनों साइड होगा। यस सर। इधर क्रिटिकल रीजन ये भी है। अब 0.10 क्रिटिकल रीजन है, 0.01 है, तो 0.001 इधर होगा, 0.001 इधर होगा, दोनों तरफ आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये आपका मीन वैल्यू है, और इस दोनों के बीच वाला जो एरिया कहलाएगा और नॉन क्रिटिकल रीजन कहलाएगा। तो वो टू टेल टेस्ट है। अब कई सारे टेस्ट हैं, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब आता है इसमें बहुत सारे टेस्ट। टेस्ट इन द सेंस कि हमें ये पता करना है, टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, दूसरा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है कि गलत है। तो ये सारे टेस्ट करते हैं। आप ओवरव्यू थ्योरी दे रहे हैं, जब एक दो सवाल बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे इसको ये करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। तो लार्ज सैंपल मीन टेस्ट, मतलब अगर बहुत सारे सैंपल्स हैं उसका मीन निकाल के अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसको लार्ज सैंपल मीन टेस्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम जेड टेस्ट भी है। अब आपके नेट वेट में ऑब्जेक्टिव्स आता है कैसे, यूजीसी नेट में, और आपके एग्जाम में भी आएगा। आपको जेड टेस्ट लिख देगा कि लार्ज सैंपल मीन टेस्ट इज नोन एज, तो आपको एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट ऐसे लिख देगा। आपको आंसर लिखना है जेड टेस्ट। बात समझ में आ रही हो? इट इज अपने आप में यहाँ जो है ये एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक है सर। ये अपने आप में जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लार्ज सैंपल मीन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज जेड टेस्ट। अब एक और देख लो ध्यान से, द जेड टेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर मीन ऑफ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए जेड टेस्ट जो होता है वो यूज होता है। और ये कब यूज होता है, यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट है, जिस लाइन को मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब सैंपल वैल्यू जो है n
वो मोर देन और इक्वल टू 30 है, मतलब 30 से ज्यादा या बराबर है, मतलब 30 से कम नहीं है। तो ऐसे समय में हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। तो अगर आपको बोलेगा कि अगर सैंपल लार्ज है तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जब सैंपल लार्ज है तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, नेट वाले भी बच्चे नोट कर लो, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस होता है ऐसा। जेड टेस्ट से 2 क्वेश्चन रहेंगे कम से कम, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से 2-3 क्वेश्चन श्योर रहना ही रहना है। तो जब सैंपल लार्ज हो, मतलब मोर देन 30 एंड इक्वल टू 30 हो, तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। और दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, और इसको कहते हैं रो, ये इंडिकेशंस पता है, इसको रो कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को रो से इंडिकेट करते हैं। और फॉर्मूला ऑफ द जेड टेस्ट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस फॉर्मूला को रट लो, ठीक है। ये फॉर्मूला जेड टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज एक्स बार। एक्स बार मतलब ये मीन हो गया, ठीक है। म्यू, यस सर। हाइपोथेसिस, जिस पॉपुलेशन को हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं उसका मीन, पूरे सैंपल, ये सैंपल का मीन हुआ, ये पूरे पॉपुलेशन का मीन हो गया, ठीक है। अब उसका बाद लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसडी कैसे निकालते हैं। तो पॉपुलेशन डेविएशन और साइज का वर्गमूल, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कराएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला रख लो, ये z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू बटे रो बाय n रूट, ठीक है। ये जेड टेस्ट का फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ जेड टेस्ट इज, नीचे 3-4 फॉर्मूला दे देगा, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ जेड टेस्ट। आप बहुत ध्यान से आगे जो जो चीज दिख रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई। अब जब हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, अभी सारे टर्म्स वगैरह हमने आपको समझा दिया, तो हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या चरण अपनाएंगे। पहला काम क्या करना है हमें, स्टेट द हाइपोथेसिस, हाँ, आइडेंटिफाई द क्लेम। हमको पहले हाइपोथेसिस बनाना है। H0 कॉलन म्यू इज इक्वल टू 10, HA म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। अब हमें 2 हाइपोथेसिस बन गए। तो इस तरह का हमें हाइपोथेसिस बनाना है पहले। उसके बाद हमें क्रिटिकल वैल्यू की चर्चा की हमने, तो क्रिटिकल वैल्यू हमें पता करना है। उसके बाद हमें टेस्ट वैल्यू पता करना है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जो भी है उसका वैल्यू पता करेंगे पहले, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी, करा दी। अब क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब स्लाइड को ठीक से पढ़ना तो आप देख लेना, आपको लिखना पड़ सकता हो सकता है, नोट्स अगर लिखना पूछे तो आपको 5 क्या स्टेप्स होंगे ये आपको मेंशन करना है। तो स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। तो फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, कंप्यूट द टेस्ट वैल्यू एंड मेक द डिसीजन टू रिजेक्ट और नॉट। अब वो टेस्ट वैल्यू आपके ये जो हाइपोथेसिस से मैच करता है, तो आपको देखना है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। और जब आपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कर लिया तो जो बचा वो आपका रिजल्ट बचा, तो आप उस रिजल्ट को लिख देंगे कि रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। A researcher reports that average salary of assistant professor is more than $42,000. बाप रे बाप, इतना सैलरी। Anyway, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी $42,000, ठीक है। अब वो क्या किया, a sample of 30 assistant professor has a mean salary। 30 असिस्टेंट प्रोफेसर का मीन सैलरी निकाला तो वो $43,260 है। बाप रे बाप, ये पैसा कहाँ रखेगा। अब एट अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.05 तय कर लिया, ठीक है। टेस्ट द क्लेम दैट असिस्टेंट प्रोफेसर अर्न्स मोर देन 42,000 a year। अब आपको ये क्लेम टेस्ट करना है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर
42,000। अच्छा ये पर ईयर सैलरी है, तभी तो मैं सोचा। हाँ तो ये अर्न मोर देन $42,000 अप ईयर, तो ठीक है, पर ईयर तो इतना ठीक है। तो $42,000 पर ईयर वो अर्न करता है, ये हमको टेस्ट करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पहले से दिया हुआ है, चलो यहाँ आसान है, निकालने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रो जो है वो हमको दिया हुआ है $5,230। अब चलो करते हैं, क्या कर सकते हैं। स्टेप वन क्या था, हाइपोथेसिस बनाना क्लीन करना है। तो हाइपोथेसिस देखो यहाँ क्या बनाया, क्लेम या आइडेंटिफाई द क्लेम, मतलब एच नल हाइपोथेसिस कहता है म्यू इज लेस देन और इक्वल टू $42,000। मतलब क्या, हमें टेस्ट क्या करना है कि मोर देन 42,000 है, और नल हाइपोथेसिस कहेगा कि या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। पहला हाइपोथेसिस ये है, पहली संकल्पना तो यही होगी कि 42,000। देखो इसमें क्या कह रहा है कि रिसर्चर एक कहता है कि 42,000 रुपया पर, ये नल हाइपोथेसिस है। रिसर्चर रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट कर रहा है कि $42,000 जो है प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी है पर ईयर। अब क्या कर रहा है यहाँ, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। अब इससे ज्यादा कमाता है ये हमको टेस्ट करना है, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, HA लिखो या H1 म्यू इज मोर देन, जो मीन है वो मोर देन 42,000, ये हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे कि ये सही है कि ये सही है। अगर ये सही है तो ये रिजेक्ट होगा, अगर ये गलत है तो ये एक्सेप्ट होगा, है ना। यस सर, दोनों में से एक कोई। हाँ, तो आप समझ गए कि मतलब हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, ये समझ गए अब बात। 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू, पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए कि आपको हाइपोथेसिस बनाना आना चाहिए। और ये क्या होता है, कई केस में 2-3 भी बन सकते हैं। अब क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू सिंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड टेस्ट इज ए राइट टेल्ड टेस्ट, द क्रिटिकल वैल्यू इज 0.165, ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब क्या होता है, टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज जेड कैसे कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, x बार मीन दिया हुआ है माइनस पॉपुलेशन सैंपल का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कितना है 30 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1.32। ये बात समझ में आई आपको, ये कहां से लिया गया पता चला आपको, एक्स बार माइनस म्यू, हाँ, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। रॉ मैंने, यस। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, अगर ये देखो यहाँ क्या करता है, यहाँ आते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या कह रहा है, मीन वैल्यू दिया हुआ है 42,000, एक्स बार हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ साइज पॉपुलेशन साइज 30, अंडर रूट इसका निकालना है। उसके बाद ये जो है आपका वो मीन सैलरी है, तो एक्स बार माइनस, ठीक है, एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे निकल गया आपको जेड का वैल्यू। ठीक है, नाउ यही थे ना, ओके, जेड का वैल्यू ना। अब मेक द डिसीजन सिंस द टेस्ट वैल्यू प्लस 132 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू प्लस 1.65, जो क्रिटिकल रीजन है वो 165 है एंड नॉट इन द क्रिटिकल रीजन। अब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के क्रिटिकल रीजन में नहीं है, ये नॉन क्रिटिकल रीजन में है। द डिसीजन इज डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सिंस आपका ये वैल्यू जो है वो नॉन क्रिटिकल रीजन में आता है, सॉरी क्रिटिकल रीजन में आता है, इसलिए आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना है। मतलब क्या होगा, जब हम समराइज करेंगे, देयर इज नॉट एनफ एविडेंस, बहुत सारे साक्ष्य नहीं हैं ये सपोर्ट करने के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसकी एवरेज सैलरी $42,000 पर ईयर से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिगर में लेते हैं, मतलब कि हम पहला हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा वाले को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसको अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। हमारा ये जो है 1.65 है और ये इसके अंदर आता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से
एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत नहीं है sir. सर, आगे बढ़े। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नेशनल मैगजीन, एक मैगजीन है, वो क्लेम थोड़ा- करता है, हाँ बोलो। फिगर थोड़ा फिर दिखाइए ना थोड़ा सा। हाँ ये लो, ये लो, ये पूरा स्लाइड हम भेजे हुए हैं आपको कल। आया हुआ है सर, देखें। ठीक है। यस सर, ठीक है, हो गया। एक नेशनल मैगजीन क्लेम करता है कि एवरेज कॉलेज स्टूडेंट वॉचेज लेस टेलीविजन देन द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जितना टीवी देखता है, कॉलेज स्टूडेंट कम देखता है। आप लोग टीवी कम देखते हैं, ठीक है। मोबाइल ज्यादा देखते हैं सर। The national average is 29.4 hours per week with the standard deviation of 2 hours. Standard deviation दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ, सैंपल दिया हुआ है 30 स्टूडेंट का, और उसका मीन जो है 27 है। Is there enough evidence to support the claim at, अब सिग्निफिकेंस लेवल भी 0.01 दिया हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट कर, खुद से कैलकुलेट करके देखो क्या क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनाओ। कुछ बना? एक मिनट से। कहता है कि द नेशनल एवरेज इज 0.20। ये क्लेम ये कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो वॉच कम करते हैं टीवी जनरल पब्लिक से। null hypothesis is mu is equal to more than 29.4, ठीक है। और हम क्लेम कर रहे हैं कि म्यू जो है वो लेस देन 29.4 है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट जो है वो कम देखता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चंस आप लोग लेके नेटवेट से या बुक से लेके हाइपोथेसिस बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू सिंस अल्फा इज इक्वल टू 0.01। ये 2-3 तरह के ही होंगे, 0.10 होगा, 0.05 होगा, 0.01 होगा, ठीक है। इतने लेवल का ही होता है, और उससे रिलेटेड जो है आपका जेड वैल्यू निकला हुआ होता है। एंड द टेस्ट इज अ लेफ्ट टेल टेस्ट, द क्रिटिकल वैल्यू इज जेड इज इक्वल टू -2.33। अब आपको टेस्ट वैल्यू निकालना है, ये सारे आपको मिल जाएंगे इजीली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2-3 तरह का सिग्निफिकेंस लेवल होता है जो ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ। फॉर्मूला आपको हम बता दिए हैं कि जो टेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेस्ट वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है आपको, सब कुछ दिया हुआ है, ये एवरेज भी दिया हुआ है, ये एवरेज भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आवर्स दिया हुआ है, सैंपल साइज 30 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यू फाइंड दिस वैल्यू दैट इज -6.57। अब डिसीजन सिंस द टेस्ट वैल्यू -6.57 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। क्रिटिकल रीजन कौन सा टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड, लेफ्ट साइड में क्रिटिकल रीजन में आता है। क्रिटिकल रीजन में मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे कि डिसीजन इज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्रिटिकल रीजन में जब आता है तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना है, तो एक्सेप्ट किसको करेंगे, देयर इज एनफ एविडेंस सपोर्ट दैट कॉलेज स्टूडेंट वॉच। अब ये चूंकि क्रिटिकल रीजन में आता है, पहला वाला उदाहरण जो था वो नॉन क्रिटिकल रीजन में आता था, इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हम नहीं करेंगे। और ये चूंकि क्रिटिकल रीजन में आता है इसलिए नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। और जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, करने का मतलब ये है कि सफिशिएंट एविडेंस है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो जनरल पब्लिक से टीवी कम देखता है, ठीक है। इस तरह से आप रिजल्ट को जब समराइज करेंगे, 5वां स्टेप लेंगे तो लिखेंगे, आप समरी में लिखेंगे देयर इज एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट कॉलेज स्टूडेंट वॉच लेस टेलीविजन देन द जनरल पब्लिक। कॉलेज स्टूडेंट वॉच लेस, तो ये 5 स्टेप्स में आपका ये कैलकुलेशन पब्लिक से कम देखता है, कम देखता है। अब चूंकि क्या है, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है, तो आप देख लो लेफ्ट टेल्ड है, इस वाले पोर्शन को ये क्रिटिकल
रीजन ये है तो क्रिटिकल रीजन को रिजेक्ट कर दो, और क्रिटिकल रीजन में है इसलिए रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करेंगे मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि अल्टरनेट को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप नेट पे आप देखते रहना। क्वेश्चंस कराने में अगेन वेस्टिंग ऑफ टाइम है, ऑलरेडी हमने पीपीटी दिया हुआ है आपको, ठीक है बेटा। तो ये सारे स्टेप्स, स्टेप 1 2 3 4 5 पाँच छह क्वेश्चन दिया हुआ है, आप करोगे तो अपने आप होगा, आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आता है पी वैल्यूज, डिसीजन रूल्स एंड व्हाट इज पी वैल्यू। क्वेश्चंस हो गया? पी वैल्यूज, हाँ, समराइज कर दिया, ये कर दिया। नाउ लार्ज सैंपल टेस्ट निकाल लिया, फिगर भी दिखा दिया। टू टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, तीनों का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आप तीनों करना, जो प्रॉब्लम होगा बताना, ठीक है। अब आता है पी वैल्यू। व्हाट इज पी वैल्यू? बिसाइड लिस्टिंग एन अल्फा वैल्यू, अल्फा वैल्यू मतलब सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो 0.10, 0.5, 0.05, 0.101 जो था वो सिग्निफिकेंस लेवल था, कि मतलब ऐसी संभावना है कि हम टाइप 1 एरर करेंगे, इतनी संभावना है कि हम टाइप 1। मेनी कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल पैकेज गिव्स पी वैल्यू फॉर द हाइपोथेसिस टेस्ट। अब क्या होता है कई जगह, अब धीरे धीरे ये चीज हो ना बेटा, मैनुअल कैलकुलेशन होता नहीं है, कंप्यूटराइज होने लगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके लिए आ गए, तो वो क्या करते हैं, पी वैल्यू निकालते हैं। अब पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू अगेन हमने प्रोबेबिलिटी बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, अल्फा बीटा। तो p value is the actual probability of getting sample mean value or a more extreme sample mean value in the direction of the alternate hypothesis if the null hypothesis is true। null hypothesis अगर सही है तो क्या संभावना है कि सैंपल का मीन जो होगा वो इसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस के डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर इक्वल टू है तो लेस देन की तरफ होगा कि ग्रेटर देन की तरफ होगा, इसकी क्या संभावना है उसको कहते हैं पी वैल्यू। तो पी वैल्यू इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल संभाव्यता है क्या, ऑफ गेटिंग, प्राप्त करने की, क्या प्राप्त करने की, द सैंपल मीन वैल्यू, सैंपल का मीन वैल्यू प्राप्त करने का एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के डायरेक्शन में जाने की कितनी संभावना है उसको कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है। नाउ पी वैल्यू इज द एक्चुअल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कर्व हमारा बनता है ना उसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी वैल्यू इज द एक्चुअल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंटिंग। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सैंपल मीन, और अगेन वही चीज जो मैंने कहा वही कहता है, पी वैल्यू इज द एक्चुअल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल मीन और मोर एक्सट्रीम सैंपल मीन अकरिंग इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस सही है, उसके बाद क्या संभावना है कि ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इफ, ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, आप लोगों को बहुत सीरियसली देखना है इसको। इफ p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, सिग्निफिकेंस लेवल से अगर आपका p वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम या बराबर है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। आपको एक बेस दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए यह लिखा है डिसीजन रूल। अगर p वैल्यू इज लेस देन और ग्रेटर देन अल्फा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। इफ p वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करेंगे। एंड इफ p वैल्यू इज मोर देन अल्फा, अल्फा से सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा आपका p वैल्यू आता है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एकदम सीरियसली नोट कर लेना है इसको। ऑल फॉर इवन नेट पीपल आल्सो, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ p वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ p वैल्यू इज मोर देन अल्फा, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अल्फा क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। मतलब कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है उसके बावजूद भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो टाइप 1 एरर है और उसकी क्या संभावना है उसको कहते हैं अल्फा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है पहले से दिया हुआ है,
वो हम तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और वो वैल्यू अगर p वैल्यू अगर इससे कम और बराबर है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, और उसी हिसाब से हम बनाएंगे अपना समरी। ठीक है, तो टेस्ट वैल्यू कंप्यूट किया। ओके, नाउ अब आपके कुछ क्वेश्चंस है इसमें आएंगे। स्मॉल मीन टेस्ट एंड मतलब उस टेस्ट, ये एफ टेस्ट है आपका, ठीक है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट हमने करा दिया। हम एक एक करके एक एक टेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा सही होगा, क्योंकि उससे एक दो तरह के क्वेश्चंस। आप क्या करना, आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। दो तीन तरह के क्वेश्चंस थे। हेलो, हाँ, दो तीन तरह का क्वेश्चंस देखा, 1 टेल्ड साइड, 2 टेल्ड साइड, इस तरह के क्वेश्चन, इसको फिर से करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आप नेट वेट से ढूंढ के आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, और उसको फिर से करना। तो 5-10 क्वेश्चंस करोगे तो आपको जेड टेस्ट का फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट भी करा देंगे, 2-3 दिन कराएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक ही दिन अगर हम, हमारे लिए क्या है, हम बोलते चले जाएंगे, फिर बात जमेगी नहीं। ठीक है, तो विद ड्यू कंसिडरेशन एंड हम चाहेंगे कि आज का क्लास हम बंद करें। ठीक है, थैंक यू सर। आपको करना क्या है? हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो। बोलो, आवाज हाँ आ सर, रही है। बोलिए क्या ये पी का वैल्यू जब 0 हो जाए तो क्या होगा सर? क्या? पी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो? पी का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। एसक्यूएन मेथड्स में दिया गया P वैल्यू सर 0 नहीं होता है ना। क्या हुआ है? आपके पास कुछ है? टी टेस्ट हम कराएंगे। दिया हुआ पी का मान अगर 0 हो जाए तो कैसे टी होगा? टेस्ट बेटा हमने नहीं कराया है अभी। टी टेस्ट हम आपको कराएंगे। टी टेस्ट जब कराएंगे तो हम आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड चीज भी बताएंगे। टी देखो, बेसिकली एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी हमने आपको क्या कराया? जेड टेस्ट कराया, ठीक है। हाँ, जेड टेस्ट कराया, टी एंड एफ टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लो। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। और एक मैथमेटिक्स है, हाँ मैथमेटिक्स है, एक सर से बाहर भी नहीं निकालेंगे कि सिलेबस खत्म करने के चक्कर में हम अपना भाषण दे लें। तो आप वो जो 3 क्वेश्चंस है बेटा उसको करना, और पी वैल्यू तक का जो स्लाइड है उसको फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ना। बहुत ही बढ़िया ये बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने डाउनलोड किया और सीधा आपको आप लोगों को प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है एकदम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है, और इसके साथ अगर कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके सर। एनी प्रॉब्लम? और क्लास टाइमिंग में कुछ चेंज, क्लास टाइमिंग में कुछ चेंज चाहिए आप लोगों को? नो सर, यही टाइम ठीक है? हाँ, ओके ओके ओके। यस सर। एक्चुअली सेमेस्टर 4 वालों का 9 बजे से हम कर दिए हैं, तो आपका ये यही टाइम सही है सर। ठीक है, यही टाइम रखते हैं। और आज और ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको हम। और प्लीज ये आपका क्या है बेटा, नेट वेट में भी बहुत काम आएगा, तो इसको ना, इस स्लाइड्स को, बढ़िया स्लाइड है, इसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए, और क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए बनाइए, और कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस आप ले लीजिएगा नेट से, या कुछ बुक होगा आप लोगों के पास, उससे करने की कोशिश कीजिए। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। कॉलेज की वेबसाइट पे है? कॉलेज के वेबसाइट पे ये वाला मैं नहीं डाल सकता ना बेटा, ये दूसरे का है, ठीक है। और इसी को डालने के लिए मुझे क्या करना, हम फिर से मुझे ये सारी कहानी को अपने भाषा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसको डालेंगे अगर अपने नाम से तो वो चोरी कहलाएगी, और फिर वो गलत है, नियम से गलत है, वो उसमें फंसने का डाल चांस दीजिएगा सर। आपके ग्रुप पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ बेटा, कल ही डाल दिया हमने। आप लोग चेक नहीं करते हो, कल ही डाल दिए। नहीं सर, हम लोग के ग्रुप में आ चुका है, हम लोग चेक कर रहे हैं। दोनों में डाल दिए, कल ही डाल दिए बेटा।
आ गया ऐसे ग्रुप में आ गया। इसको वेबसाइट पे इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये मेरा चीज नहीं है, हमने डाउनलोड किया है, किसी का बनाया हुआ है, किसी की मेहनत को हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए झूठा क्लेम करना ठीक नहीं है कि मैंने मेहनत किया है। जो हम मेहनत करते हैं वो हम बताते हैं कि मैंने किया है, लेकिन ये आप भी इसको सिंपल लैंग्वेज में अथी कर सकते